पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 11 पे से चलते हैं। कह रहा है कि नेक्टन समुदाय समुद्र में किस स्थान पर मिलते हैं, विवेचना कीजिए। सागरीय जल में विभिन्न गहराइयों में स्वयं तैरने वाले प्राणियों को नेक्टन कहते हैं। नेक्टन वर्ग के अधिकांश प्राणी तैरने वाले होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख तथा प्रत्येक प्रकार के बायोम में पाई जाने वाली प्राणी मछलियां हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, पेलेजिक, पेलियोजोइक मत्स्य, ऐसा भी हो सकता है, पेलेजिक मत्स्य। दूसरा है सागर नितल पर या उसके पास रहने वाली मछलियाँ। प्रथम वर्ग के अंतर्गत वे मछलियाँ आती हैं जो सागरीय जल के ऊपरी भाग में रहती हैं, जैसे हेरिंग, तथा सागर तलीय वर्ग की मछलियाँ अत्यधिक गहराई में रहती हैं, जैसे कार्ड, हैडक आदि। तेज तैराक रीढ़ विहीन नेक्टन प्राणियों में स्क्विड्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। छोटी नेक्टन समूहों में भ्रमण करती हैं, परंतु रफ्तार कम होने के कारण ये मछुआरों के जाल में आसानी से फंस जाती हैं, जबकि बड़ी स्क्विड्स अपनी तेज गति के कारण जाल में नहीं आ पाती। यद्यपि स्क्विड्स मांसाहारी मछली होती है, परंतु बड़ी मछलियों का शिकार बन जाती है। सागरीय स्तनधारी तैराक नेक्टन प्राणियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला, वह प्राणी जो वर्ष के कुछ समय तक स्थल पर रहते हैं तथा अधिक समय तक सागर में रहते हैं। सील जाति के प्राणी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। स्पष्ट है कि सील प्रजनन तो स्थल पर करते हैं, परंतु आहार सागर से ग्रहण करते हैं। वह स्तनधारी तैराक नेक्टन प्राणी जो पूर्ण रूप से सागर में ही रहते हैं, जैसे व्हेल, जिन्हें दो समूह में विभाजित किया जाता है। दांत वाली व्हेल ये परिभक्षी होती है तथा छोटे आकार यथा डॉल्फिन तथा पार्पोइसिस भी इसी वर्ग में आती हैं, जैसे नीली व्हेल, हम्प-बैक्ड व्हेल। अन्य स्तनधारी तैराक प्राणियों में सागर गाय जैसी मैनाटीज उष्णकटिबंधीय सागरों में रहती हैं। तैराक सागरीय पक्षियों में ग्वानो, खासकर बोबीज तथा कार्मोरेंटस प्रमुख हैं। ये परभक्षी होती हैं तथा मुख्य रूप से पेरू तथा चिली तट के पास निवास करती हैं। प्रश्न नंबर 12 है, डार्विन के अवतरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डार्विन ने अवतरण में आस्था रखते हुए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा 1842 में संशोधन करके इस सिद्धांत को प्रयोगात्मक विधि से सिद्ध किया। इस सिद्धांत के अनुसार पहले अनुतटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण उपयुक्त भौगोलिक दशाओं में होता है। तत्पश्चात सागर तल में अवतरण होने के कारण भित्ति का आधार भी निमग्न होता है। प्रवाल तेजी से ऊपर की ओर विकसित होने लगते हैं तथा प्रवाल भित्ति भाटे की सतह तक पुनः विकसित हो जाती है। इस प्रकार प्रवाल भित्ति का विकास स्थल से दूर खुले समुद्र की ओर सुविधापूर्वक होता है। क्रमशः स्थल एवं भित्ति के मध्य चौड़ा लैगून विकसित होता है। तब अनुतटीय भित्ति के स्थान पर प्रवाल रोधिका का निर्माण होता है। क्रमशः द्वीप का अवतरण होने पर लैगून अधिक विस्तृत हो जाता है तथा कालांतर में द्वीप के पूर्णतः निमग्न होने पर प्रवाल वलय की उत्पत्ति होगी। डार्विन के प्रमुख उपर्युक्त सिद्धांत के पक्ष तथा विपक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं। पक्ष में प्रमाण। डार्विन ने स्वयं यह निरीक्षण किया था कि प्रवाल रोधिकाओं के तटीय भाग काफी कटे फटे तथा लहरों द्वारा अपरदित हैं। गहराई पर समुद्री लहरों का कार्य नगण्य ही होता है। अतः ऐसे कटे फटे तटीय भाग अवतरण या निमज्जन क्रिया द्वारा ही सिद्ध किए जा सकते हैं। क्वींसलैंड तथा इंडोनेशिया के निकट जलमग्न घाटियां, खाड़ियां एवं भृगु अवतरण को ही सिद्ध करती हैं। भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रवाल जीवन का विकास 60 से 90 मीटर से अधिक गहरे जल में संभव नहीं है, किंतु प्रवाल भित्तियों की गहराई मापने पर पता चलता है कि प्रवाल वलय 150 से 180 मीटर की गहराई पर उपस्थित हैं। अवश्य उन स्थानों पर अवतरण की क्रिया हुई है। कई स्थानों पर प्रवाल भित्तियों में भेदन करने से आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश सामने आए हैं, जैसे प्रशांत महासागर में फूना-फूटी वलय में 340 मीटर तक भेदन किया गया तो 230 मीटर की गहराई तक प्रवाल चूर्ण एवं 45 मीटर तक जीवावशेष प्राप्त हुए। इसके नीचे कायांतरित चूना पत्थर व डोलोमाइट की आधार शैलें पाई गईं। इसी प्रकार बिकिनी वलय का भेदन करने पर 600 मीटर की गहराई तक अनेक प्रकार के पदार्थ एवं 1650 से 3960 मीटर की गहराई तक ज्वालामुखी पदार्थ एवं चूना पत्थर प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित प्रवाल रोधिका के भेदन में 120 से 300 मीटर की गहराई तक प्रवाल पाए गए। सभी तथ्य अवतरण के बिना सिद्ध नहीं किए जा सकते।
ध्वनिकरण यंत्रों की सहायता से हवाई द्वीप के निकट 1000 फीट की गहराई पर निमग्न प्रवाल भित्तियों का निरीक्षण किया गया है। इसमें प्रवाल जीव सक्रिय पाए गए हैं। इससे प्रवाल भित्तियों का निमज्जन सिद्ध होता है। लैगून का सदैव छिछला बना रहना भी निमज्जन या अवतरण का ही प्रमाण है। यदि द्वीप स्थित होता है तो स्थलीय भाग में अपरदन से प्राप्त तलछट से लैगून पाट दिया जाता है, किंतु अवतरण के कारण द्वीप के लैगून में मलबा भर नहीं पाता तथा वह लैगून छिछला ही बना रहता है। विपक्ष में प्रमाण क्या है? डार्विन के अवतरण सिद्धांत की कटु आलोचना विद्वानों द्वारा की गई। कुछ मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं। डार्विन के अनुसार प्रवाल रोधिका तथा वलय की उत्पत्ति केवल अवतरण द्वारा सिद्ध की जा सकती है, किंतु प्रकृति में यह संभव नहीं कि जहाँ कहीं भी प्रवाल रोधिकाएं एवं वलय स्थित है वहाँ अवतरण अवश्य हुआ हो। वलय भित्तियों की रचना जलमग्न पठारों के ऊपर होती है। महासागरों में स्थित आग्नेय शैल से बने द्वीप उन्मज्जन क्रिया से उत्पन्न होते हैं। वे कभी भी निमज्जित नहीं होते। सांता आना प्रवाल द्वीप में भित्ति की मोटाई मात्र 60 मीटर है। यह एक उन्मग्न द्वीप है। इसी प्रकार जावा के दक्षिण में क्रिसमस द्वीप में भी अवतरण के बजाय उन्मज्जन के प्रमाण मिलते हैं। प्रशांत महासागर में फिजी के निकट नराई द्वीप पर अनुतटीय भित्ति एवं प्रवाल रोधिकाएं साथ साथ पाई जाती हैं, जबकि डार्विन के अनुसार दोनों प्रकार की भित्तियों की उत्पत्ति भिन्न प्रकार से होती है। प्रश्न संख्या 13 है, महासागरीय जल के तापमान की व्याख्या कीजिए। महासागरीय जल का तापमान, टेम्परेचर ऑफ ओशियानिक वाटर। महासागरीय तापक्रम का अध्ययन सागर मौसम विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सागरीय तापक्रम के मापन हेतु परिशुद्ध यंत्रों की आवश्यकता होती है। सागरीय तापक्रम का महत्व सागरीय जीव जंतु के लिए बहुत अधिक है। इसके साथ ही तटवर्ती जलवायु भी प्रभावित होती है। सागरीय तापक्रम का प्रमुख स्रोत सूर्य तप है। इसके अतिरिक्त ताप की कुछ मात्रा सागर तली के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा जल की दाब क्रिया से भी प्राप्त होती है। महासागरों की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा के ऊपर सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि आदि का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तापक्रम का क्षैतिज वितरण। महासागरीय सतह के क्षैतिज तापक्रम को समताप रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन तापमान दशाओं को क्रमशः अगस्त तथा फरवरी माह की दशाओं द्वारा प्रकट किया जाता है। न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण यूरोप के पश्चिमी तट तथा उत्तरी सागर पर समताप रेखाएं सघन हैं, जो उत्तर की ओर नॉर्वे तट की ओर दूर दूर होती हुई बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि अमेरिकन तट के सहारे प्रवाहित होने वाली लेब्राडोर धारा के कारण उन अक्षांशों का तापक्रम कम होता जाता है। गल्फ स्ट्रीम का गर्म जल यूरोप के पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होता है, जिसके कारण वहां का तापक्रम उस अक्षांश पर मिलने वाले औसत तापक्रम की तुलना में अधिक होता है। इसलिए अमेरिका तट से कुछ दूरी के अंदर ही महासागरीय सतह के तापक्रम में 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की गिरावट मिलती है, जबकि पूर्वी अटलांटिक में तापक्रम के इतनी गिरावट के लिए संपूर्ण महासागरीय जल के विस्तार को पार करना पड़ता है। पश्चिमी भाग में उष्ण ब्राजील धारा के कारण समताप रेखाएं दक्षिण पूर्व की ओर झुकी हुई मिलती हैं, किंतु पूर्वी भाग में शीतल पेंगुला धारा के कारण उत्तर पश्चिम की ओर झुकी होती है। अतएव एक ही अक्षांश पर स्थित दक्षिण अमेरिका के तटीय जल का तापक्रम उसके विपरीत अफ्रीका के तटीय जल की अपेक्षा अधिक होता है। दक्षिण की ओर सतह नियतवाही पछुआ प्रवाह के कारण समताप रेखाएं अक्षांशों के समानांतर मिलती हैं। सीमांत सागरों में भी तापक्रम दशाएं अक्षांश तथा अवस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती है। निम्न अक्षांशों में स्थित भूमध्य सागर में पड़ोसी अटलांटिक महासागर की अपेक्षा तापक्रम अधिक मिलता है, और उत्तरी अक्षांशों में स्थित महाद्वीप से घिरे हुए सागरों जैसे बाल्टिक तथा हडसन खाड़ी अपने निकटवर्ती अटलांटिक की तुलना में अधिक शीतल रहते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में अक्षांश रेखाओं के साथ समताप रेखाएं पूर्ण रूपेण समांतर मिलती हैं। जापान तट के सहारे समताप रेखाओं की सघनता उत्तर से प्रवाहित होने वाली ओयासियो धारा के कारण बढ़ जाती है। विषुवतीय प्रशांत के पश्चिमी भाग में बलशाली दक्षिणी विषुवतीय धारा के कारण ऊंचा तापक्रम पाया जाता है, जबकि पूर्वी भाग में प्रति विषुवतीय शीतल धारा तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम उद्वेलन के कारण निम्न तापक्रम पाया जाता है। हिंद महासागर में 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं उसके मध्यवर्ती भाग को आच्छादित किए हुए हैं। दक्षिण में समताप रेखाएं अक्षांशों के समानांतर मिलती हैं, जिनके वक्र के ऊपर उत्तमाशा अंतरीप के पास शीतल अलगुहास धारा का प्रभाव पाया जाता है।
उत्तरी अफ्रीका के तटीय भाग पर समताप रेखाएं दक्षिण की ओर झुकी रहती हैं, जिसका कारण अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में गुआर द्वीप अंतरी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित शीतल धारा है। शीतल स्थलखंड के साथ संबद्ध होने के कारण फारस की खाड़ी में हिंद महासागर की तुलना में निम्न तापक्रम पाया जाता है। अगस्त महीने की ग्रीष्मकालीन दशाओं को प्रदर्शित किया गया है। फरवरी की दशाओं से तुलना करने पर कुछ भागों में विशिष्ट परिवर्तन मिलता है। इस मौसम में आर्कटिक महासागर की सतह का कुछ भाग हिमाच्छादन से मुक्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप नॉर्वे तट पर गल्फ स्ट्रीम द्वारा उत्पन्न ऊपरमुखी वक्र महत्वहीन हो जाता है। सामान्य तौर पर उत्तरी अटलांटिक में समताप रेखाएं अगस्त में उत्तरवर्ती होती हैं। जल के विशाल विस्तार तथा अत्यधिक अभिमिश्रण के कारण फरवरी तथा अगस्त में दक्षिणी अटलांटिक की समताप रेखाओं में अधिक भिन्नता पाई जाती है। प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में अटलांटिक की तुलना में अक्षांश रेखाओं और समताप रेखाओं में समानता अधिक पाई जाती है। हिंद महासागर में सागरीय सतह अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। संताप रेखाओं तथा महासागरीय धाराओं के बीच एक संबंध पाया जाता है। निम्न अक्षांशों के उच्च सौर विकिरण वाले क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों में स्थित निम्न विकिरण वाले क्षेत्रों की ओर प्रबल अस्थायी पवनों द्वारा धाराओं के रूप में सागरीय सतही जल के साथ महासागरों के विभिन्न भागों में मिलती रहती है। उदाहरण के लिए कैरिबियन सागर में विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा ऊंचा तापक्रम पाया जाता है, जिसका कारण व्यापारिक पवनों के प्रभाव में गर्म जल का संचयन है। इसके विपरीत अफ्रीका तट पर सागरीय सतह से गर्म जल के हटने के फलस्वरूप अधः सतही शीतल जल के ऊपर आने से तापक्रम कम होता है। प्रश्न नंबर संख्या 14, लवणता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालिए। महासागरों में लवण प्राप्ति नदियों तथा पवन द्वारा होती है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक: एक महासागर से दूसरे महासागर तथा एक ही महासागर के विभिन्न भागों में मिलने वाली लवणता की मात्रा में पर्याप्त अंतर मिलता है। इस अंतर को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। वाष्पीकरण: लवण की मात्रा तथा वाष्पीकरण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वाष्पीकरण की तीव्रता के साथ लवणता में वृद्धि होती है। स्वच्छ जल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूपेण तापक्रम के ऊपर निर्भर होती है, जबकि लवणता वृद्धि से सागरीय जल का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा वाष्प तनाव घट जाता है। वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति: स्वच्छ जल की मात्रा तथा लवणता की मात्रा में प्रतिलोम संबंध मिलता है। वर्षा द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होने पर लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। नदियों द्वारा जलापूर्ति की मात्रा: नदियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति से लवणता की मात्रा कम होती जाती है। यद्यपि जल के साथ लवणता की भी आपूर्ति होती है। वायुदाब तथा पवन दशाएं: वायु की स्थिर दशाओं, प्रतिचक्रवाती दशाओं एवं गति का प्रभाव भी लवणता की मात्रा के ऊपर दिखाई देता है। स्थिर एवं प्रतिचक्रवाती दशाओं में तापक्रम में वृद्धि होने के कारण वाष्पीकरण की मात्रा तीव्र हो जाती है, जिसका प्रभाव लवणता की मात्रा पर दृष्टिगोचर होता है। सागरीय जल का संचालन: महासागरीय संचालनों में धाराएं, ज्वारीय प्रवाह तथा ऊर्ध्वाधर संचलन प्रमुख है। इनके द्वारा सतह जल का अभिमिश्रण होता है, जिसके आधार पर लवणता की मात्रा निर्धारित होती है। उष्ण तथा अत्यधिक लवण युक्त विषुवत प्रदेशीय जल का प्रवेश चारों ओर से घिरे हुए उपोष्ण शुष्क अक्षांशीय प्रदेशों में होता है। प्रश्न संख्या 15, सागरीय जल के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। सागरीय जल का घनत्व तापक्रम, दाब और लवणता पर आधारित होता है। घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक: घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तापक्रम: सभी महासागरों में तापक्रम सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जिसकी निम्नतम सीमा का परिणाम हिम निर्माण और अंतिम सीमा की परिणति विकिरण प्रक्रिया तथा वायुमंडल में ऊष्मा स्थानांतरण के रूप में दिखाई देता है। उच्च लवण युक्त उष्ण जल के आकस्मिक रूप में शीतलन होने के उपरांत घनत्व अधिक होता है। लवणता: सागरीय जल के घनत्व के ऊपर लवणता की मात्रा का प्रभाव दिखाई देता है। घुलित लवण कणों की मात्रा अधिक होने से जल का वजन बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप घनत्व में वृद्धि होती जाती है। यदि औसत लवणता की मात्रा 35% है तो घनत्व 23 होगा। महासागरों में अधिक लवणता के कारण उच्च घनत्व वहां पाया जाता है जहां अत्यधिक वाष्पीकरण मिलता है तथा स्वच्छ जल का मिश्रण नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब: वायुमंडलीय दाब सागरीय जल के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में वायुदाब भी है। वायुमंडलीय दाब में वृद्धि के साथ जल की विशिष्ट ऊष्मा में भी वृद्धि होती जाती है और महासागरीय जल की सतह पर संपीड़ितता पाई जाती है।
4000 डेसीबार के वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस के साथ 34.85% के लवण युक्त जल की विशिष्ट ऊष्मा 0.970 होती है और 5 डिग्री सेल्सियस पर 35% लवणता वाले जल के लिए वायुमंडलीय दाब का घनत्व मिलता है। अभिसरण अभिसरण के अंतर्गत कम ताज युक्त जल भारी होकर सतह से गहराई की ओर बैठता है, जबकि इसके विपरीत अपसरण में उष्ण जल हल्का होकर ऊपर आता है। अभिसरण के स्थान पर नितल में अधिक घनत्व और अभिसरण की दशा में सतह पर कम घनत्व पाया जाता है। प्रश्न संख्या 16। महासागरीय लवणता के अक्षांशीय वितरण को स्पष्ट कीजिए। क्षैतिज वितरण में मुख्य रूप से अक्षांशों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा प्रादेशिक वितरण पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत प्रत्येक महासागर की लवणता का अलग अलग वितरण देखा जाता है। इसी तरह सीमांत सागरों, खुले बंद तथा आंशिक बंद की लवणता के वितरण पर भी दृष्टिपात किया जाता है। अक्षांश मंडल और लवणता प्रतिशत 70 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ में 30 से 31% लवणता पाई जाती है। इसी तरह 40 डिग्री नॉर्थ में 33 से 34%, 40 डिग्री से 15 डिग्री नॉर्थ में 35 से 36 प्रतिशत लवणता पाई जाती है। 15 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ 34.5 से 35%, 10 डिग्री से 30 डिग्री साउथ 35 से 36%, 30 डिग्री से 50 डिग्री साउथ 34 से 35%, 50 डिग्री से 70 डिग्री साउथ 33 से 34%। अक्षांशीय वितरण सागरीय लवण की मात्रा तथा वितरण पर अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आ जाती है। स्मरणीय है कि भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है, यद्यपि यहाँ पर उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा 34% रहती है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहाँ पर उसकी मात्रा 36% रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35% की लवणता पाई जाती है। दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप वह घटकर उत्तरी गोलार्धों में 31% हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 33% पाई जाती है। ध्रुवों के पास हिम के पिघलने से प्राप्त जल की पूर्ति के कारण लवणता में और अधिक कमी आ जाती है। समस्त उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता 34% पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 35% रहती है। अक्षांशीय वितरण के आधार पर महासागरों में लवणता के 4 मंडल बताए गए हैं। भूमध्य रेखीय अपेक्षाकृत कम लवणता वाला मंडल, अयनवर्ती अधिकतम लवणता का मंडल, शीतोष्ण कटिबंधीय कम लवणता का मंडल तथा ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय न्यूनतम लवणता का मंडल। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17। जैविक पदार्थ तथा निक्षेप की व्याख्या कीजिए। जैविक पदार्थ निक्षेप, इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। इस जमाव का स्रोत सागर स्वयं है। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के अवशेषों से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इनको दो वर्गों में रखा जाता है: तट तलवासी या नेरिटिक पदार्थ तथा अगाध सागरस्थ या पैलेजिक पदार्थ। नेरिटिक पदार्थों के अंतर्गत जीवों के अस्थिपंजरों तथा वनस्पतियों के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है, जबकि पैलेजिक पदार्थ में विभिन्न प्रकार के शैवाल के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है। सागरीय तरंगों द्वारा जीवों के अस्थिपंजरों तथा वनस्पतियों में विघटन तथा रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण वे पंख तथा रेत में बदल जाते हैं तथा उसका जमाव सागर तली में हो जाता है। इनमें चूने के कार्बोनेट पाए जाते हैं तथा छिछले छिछले सागरों में मिलते हैं। तटवर्ती तल तट सॉरी तट तलवासी या नेरिटिक पदार्थ सागरों में मिलने वाले जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को नेरिटिक पदार्थ कहते हैं। इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्न तटों पर पाया जाता है, जिनके ऊपर प्रायः भूमिज जमाव का आवरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत मोलस्क जीव के कोष तथा टुकड़े, रेडियोलेरिया के अस्थिपंजर तथा स्पंज की कंटिका, चूना प्रधान एवं अम्ल प्रधान वनस्पति के अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। अगाध सागरस्थ या पैलेजिक पदार्थ, इसके अंतर्गत अगाध सागर में मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में ये पदार्थ पंख के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें ऊज कहा जाता है। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें 2 उप प्रकारों में विभाजित करते हैं। प्रश्न संख्या 18। अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए।
पहला, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा। यह धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर व्यापारिक हवाओं के प्रवाह के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होकर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट तक जाती है, जहां पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, जिन्हें एंटीलीज धारा तथा कैरेबियन धारा के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन धारा ही मुख्य धारा का जल लेकर यूकाटन चैनल तक चली जाती है, जबकि एंटीलीज धारा पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। यह 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक विकसित रहती है। यह एक गर्म जल धारा है। दक्षिणी दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। यह 0 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विकसित मिलती है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर व्यापारिक वनों के साथ दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील तट तक चलती है, जहां यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर में कैरेबियन धारा से मिल जाती है तथा दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर ब्राजील धारा को जन्म देती है। यह एक गर्म जल धारा है। प्रति विषुवत रेखीय धारा। यह धारा पृथ्वी का परिभ्रमण गति के साथ पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलती है। यह दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से भूमध्य रेखा के सहारे अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच जाती है। यह भी गर्म जलधारा है। यही धारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जन्म देती है। गल्फ स्ट्रीम। यह गर्म धारा मैक्सिको की खाड़ी से ग्रांड बैंक तक 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक विस्तृत मिलती है। यह फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से हेटरस अंतरीप होती हुई उत्तरी अमेरिका के तट के सहारे ग्रांड बैंक तक चली जाती है। इस धारा की खोज सर्वप्रथम पोंस डी लियोन द्वारा सन 1513 में की गई थी। इस धारा के दाहिनी ओर सारगैसो सागर तथा बाईं ओर ठंडी दीवार या ठंडी जलराशि से मिलती है। यह उत्तरी विषुवत रेखा के ही आगे का भाग होती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर लेब्राडोर की ठंडी धारा का जल से आकर मिल जाता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यह गर्म धारा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर उत्तरी पछुआ हवाओं का प्रवाह गल्फ स्ट्रीम पर पड़ता है तो यह अचानक पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ग्रांड बैंक से उत्तरी पश्चिमी यूरोप तक पहुंचने वाली इस जलराशि को उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। कनारी की धारा। यह एक ठंडी धारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से कनारी द्वीप को पार कर केप वर्ड तक चली जाती है तथा अंत में उत्तर विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। यह धारा व्यापारिक हवाओं के साथ उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जल के हटाए जाने के कारण उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सागर का आंतरिक ठंडा जल लेकर प्रकट होती है। लेब्राडोर की धारा। यह ठंडी जलधारा बेफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू मध्य से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड तट के सहारे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा से मिल जाती है। इसी स्थान को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यहाँ गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के मिलने पर घना कोहरा पड़ता है तथा लेब्राडोर धारा के साथ आए प्लैंकटन जीवों की प्रचुरता के कारण बहुत मछलियां विकसित हो जाती हैं। अतः यह मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र बन जाता है, परंतु कोहरा होने के कारण जलयानों को अपार क्षति उठानी पड़ती है। ब्राजील की धारा। यह एक गर्म जल धारा है जो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के ब्राजील तट से टकराने से उत्पन्न होती है। यहाँ से यह जलधारा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक दक्षिणी अमेरिका के जट के सहारे चली जाती है। यहाँ से दक्षिणी पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाने के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। 9वां है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह को जन्म देती है, जो अबाध गति से प्रवाहित होकर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट तक चली जाती है। यह एक ठंडी जलधारा है। बेंगुला की धारा। यह एक ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के दक्षिणी भाग से पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होकर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। फॉकलैंड की धारा। अंटार्कटिका सागर का ठंडा जल अर्जेंटीना तक चला जाता है, जिसे फॉकलैंड की धारा के नाम से जाना जाता है। यह 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक पहुंचकर ब्राजील की धारा से मिल जाता है। प्रश्न संख्या 19। प्रवाल भित्तियों के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए। सामान्य तौर पर प्रवाल भित्तियों को उनकी आकृति एवं क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे अनुवर्ती या तटवर्ती प्रवाल भित्ति। तटीय, तटवर्ती व अनुतट प्रवाल भित्ति महाद्वीपों के पूर्वी तट की ओर एवं द्वीपों के निकट या सहारे विकसित होती है। पी लेक के अनुसार
वह प्रवाल भित्ति जो किसी द्वीप अथवा महाद्वीप के तट के साथ बनी होती है तब उसे अनुतटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। इनकी रचना निमग्न तट या छिछले सागर के चबूतरे से प्रारंभ होती है। इसका स्थल की ओर का ढाल ढाल धीमा एवं सागर की ओर का ढाल तेज रहता है। ऐसी भित्ति कम चौड़ी व सक्रिय होती है। इनका विकास सागर की ओर होता रहता है। यह फ्लोरिडा के तट, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह, पूर्वी मलेशिया, प्रायद्वीप एवं मध्यवर्ती प्रशांत प्रशांत द्वीपों पर अधिक विकसित रूप में पाई जाती है। परातट या अवरोधक प्रवाल भित्ति। पी लेक के अनुसार द बैरियर रीफ इज composed ऑफ myriads ऑफ रीफ ऑल साइज्ड स्प्रेड ओवर ए कोस्टल प्लेटफॉर्म। ऐसी प्रवाल भित्ति महाद्वीपों एवं द्वीपों के तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तट के समानांतर विकसित होती है। चूंकि ऐसी प्रवाल भित्ति तट एवं खुले सागर के मध्य सीधे संपर्क में एवं यातायात में अवरोध पैदा करती है, इसलिए इसे परातट या अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। ऐसी प्रवाली में तट एवं प्रवाल भित्ति के मध्य संकरी किंतु छिछली नहर, खाड़ी या चैनल बन जाती है। यह आकार में लंबी, अधिक चौड़ी व कम गहरी होती है। ऐसी प्रवालियों का विकास कई स्थानों पर 100 मीटर या उससे भी अधिक गहराई में भी हुआ है। संभवतः ऐसी प्रवालियां हिमयुग काल के पहले की हैं, जबकि सागर तल आज से 60 मीटर नीचे थे। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की महान अवरोधक प्रवाल भित्ति विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसी भांति प्रशांत द्वीप समूहों में कैरोलाइन द्वीप समूह, न्यू कैलेडोनिया एवं सोसाइटी द्वीप समूह आदि के कुछ द्वीपों पर अवरोधक प्रवाल भित्ति का अच्छा विकास हुआ है। वलयाकार प्रवाल भित्ति, एटॉल रीफ। वलयाकार प्रवाल भित्ति एक अंगूठी अथवा घोड़े के नाल की आकृति में होती है, जिसके केंद्र में लैगून होता है। इस प्रकार की प्रवाल भित्ति का विकास द्वीपों के चारों ओर घोड़े की नाल की भांति होता है। जब किसी द्वीप के अधिकांश भाग में परातट या अवरोधक प्रवाली फैल जाती है तो इसकी आकृति वलयाकार हो जाती है। महाद्वीपीय निमग्न तट या महासागरों के चबूतरों पर जो उभार पाए जाते हैं उनके चारों ओर अनेक बार घोड़े के नाल की भांति रचना का विकास होने लगता है। इस वलयाकार प्रवाली के मध्य झील या लगून होती है। लगून की गहराई 30 से 60 मीटर तक हो सकती है। प्रायः महासागरों के भीतर विकसित ज्वालामुखी जब सागर तल से नीचे रह जाते हैं तब उसके चारों ओर निरंतर अवरोधक प्रणाली विकसित होकर सागर तल की ओर बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से सागर तल के निकट वलयाकार प्रणाली का विकास होने लगता है। ऐसी वलयाकार प्रवाल भित्ति लाल सागर, एंटीलिस सागर, चीन सागर, इंडोनेशिया सागर आदि में भी अनेक स्थानों पर पाई जाती है। प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप वलयाकार प्रवाल भित्ति का ही विकसित रूप है। यह दो प्रकार से विकसित होता है। जब किसी द्वीप के चारों ओर वलयाकार प्रणाली विकसित होती है तो मध्य में द्वीप होने या लैगून छिछली रहने से उसे प्रवाल द्वीप कह सकते हैं। जब वलयाकार प्रवाल भित्ति के मध्य छिछली लैगून होती है तो वह धीरे धीरे बालू, प्रवाल भित्ति के टुकड़ों आदि से भरती जाती है। इससे वहां नवीन द्वीप बनता है। यहाँ पक्षियों या पवन के माध्यम से वनस्पति के बीज आ सकते हैं। वहाँ वहाँ एवं वहाँ धीरे धीरे हरियाली भी पैदा होने लगती है। अतः लहरें उठने पर सार द्वीप जल से ढक जाता है। इस प्रकार के प्रवाल द्वीप निकोबार द्वीप समूह पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई महान अवरोधक प्रवाल भित्ति के पूरब में पाए जाते हैं। यहाँ पर बालू का विस्तार अधिक होता है। स्थिति के आधार पर प्रवाल भित्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहली है उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां, ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स। उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों का अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। सीमांत प्रदेशीय प्रवाल भित्तियां। सीमांत प्रदेशीय प्रवाल भित्तियों का अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे। पहला प्रश्न है समुद्र विज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, 1 मिनट। समुद्र विज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। देखिए
भौतिक भूगोल की प्रधान शाखा के रूप में समुद्र विज्ञान जलमंडल का अध्ययन है। इसके अध्ययन की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि पृथ्वी के लगभग 71% धरातलीय क्षेत्र पर जल का विस्तार है। यही नहीं, स्थल पर पाई जाने वाली जलवायु जो जैव जगत को बहुत प्रभावित करती है, समुद्रों से स्वयं बहुत प्रभावित होती है। जलीय चक्र जो अनेक भौतिक परिघटनाओं का योग है तथा पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार है, समुद्रों के ही कारण संचालित होता है। स्थल के सीमांत भागों में अनेक भू आकृतियां विकसित होती हैं, जो सागरीय गतियों, प्रधानतः लहरों का परिणाम होते हैं। सागरों तथा महासागरों में जीवन की भी विविधता पाई जाती है। अनेक प्रकार के पौधे तथा प्राणी सागरों में मिलते हैं। यहाँ तक कि जीवन का विकास स्थल से पहले जल में ही हुआ था। समुद्र संसाधनों का भंडार भी है। यहाँ विविध प्रकार के जैविक तथा अजैविक संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिनका पर्याप्त शोषण तथा उपभोग मानव के लिए वांछनीय है। विभिन्न स्थल खंडों के बीच भौतिक अवरोध समझे जाने वाले महासागर अब महाद्वीपों के मध्य संपर्क सूत्र बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं परिवहन में स्थलीय तथा वायु मार्गों की अपेक्षा जल मार्ग अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अतएव जलमंडल का अध्ययन करने वाली भौतिक भूगोल की यह विशिष्ट शाखा समुद्र विज्ञान बहुत उपयोगी है। समुद्र विज्ञान की परिभाषा। समुद्र विज्ञान की परिभाषाएं प्रमुख निम्न हैं। जैसे मार्मर के अनुसार, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः समुद्र बेसिनों के आकार एवं गुण, जल की रचना, गतियां आदि सम्मिलित हैं। फ्रीमैन के अनुसार, मौसम विज्ञान की भांति समुद्र विज्ञान भी भौगोलिक धरातल से उत्पन्न विज्ञान है। यह जलमंडल से संबंधित है, जो पृथ्वी का अत्यंत गतिशील भाग है। भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार, समुद्र विज्ञान महासागरों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत जल की प्रकृति, गतियां एवं घनत्व, गहराइयां, स्थलाकृतियां, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत आदि का विश्लेषण किया जाता है। प्राउडमैन के अनुसार, समुद्र विज्ञान सागरीय जल के भौतिक गुण धर्मों के संदर्भ में गतिकी तथा ऊष्मागतिकी के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करता है। स्वेरडुप के जॉनसन एवं फ्लेमिंग के अनुसार, समुद्र विज्ञान समुद्र से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करता है। साथ ही यह सागरीय विज्ञानों तथा सागरीय जीव विज्ञान के विविध पक्षों के अर्जित ज्ञान को समाकलित करता है। समुद्र विज्ञान एक क्रमबद्ध भौतिक विज्ञान है, जो केवल समुद्रों का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु एक अंतरानुशासनिक विज्ञान भी है, जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, भौमिकी तथा जीव विज्ञान के माध्यम से सागरीय जल के भौतिक एवं रासायनिक अध्ययन, सागरीय तली के आकारों तथा तली में होने वाली अनेक प्रक्रियाओं तथा परिघटनाओं का अध्ययन तथा जल में पाए जाने वाले पौधों एवं प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान का विषय क्षेत्र एवं महत्व। सागरीय खोज कार्य के लिए की गई समुद्री यात्राएं तथा अनुसंधान अभियानों से समुद्र विज्ञान के विषय क्षेत्र में स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। इन अभियानों के उद्देश्य ही इस विज्ञान की विषय वस्तु है। समुद्र विज्ञान का उद्देश्य सागरीय पर्यावरण तथा उसकी असीम जटिलताओं का अध्ययन करना है। इस प्रकार सागरों का समस्त अध्ययन करने वाला समुद्र विज्ञान एक विश्वव्यापी क्रिया है। यह सागर संबंधी अनेक भौतिक तथा जैविक जटिलताओं की व्याख्या तथा वर्णन करता है। यह वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करता है। वास्तव में समुद्र विज्ञान उन सभी विज्ञानों का प्रतिफल है, जो हमें सागर संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। अतएव समुद्र विज्ञान की प्रगति तथा विकास उन विशिष्ट विज्ञानों के तकनीकी योगदानों पर निर्भर है। एक विज्ञान के रूप में समुद्र विज्ञान निगमन तथा आगमन दोनों उपागमों को अपनाता है। मोटे तौर पर समुद्र विज्ञान को दो वर्गों में रखा जाता है: भौतिक समुद्र विज्ञान तथा सागरीय जीव विज्ञान। भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत समुद्र को गतिशील तरल माना जाता है, जिस पर आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों का भरपूर प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में बेसिनों की संरचना तथा महासागरीय जल के संचरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दृष्टि से भौतिक समुद्र विज्ञान के मुख्य तथ्य हैं: महासागरीय बेसिनों की उत्पत्ति, विस्तार तथा प्रकृति स्वरूप। दूसरा है सागरीय नितल तथा तटवर्ती क्षेत्रों की भौतिकाकृति। तीसरा है सागरीय जल के भौतिक गुण, जैसे लवणता, तापमान, दाब, घनत्व, संपीडितता, श्यानता, जलराशियां तथा उनका सामान्य वितरण, प्रतिरूप। तथा महासागरीय जल की ताप गतिकी, पवनें, धाराएं, लहरें, ज्वार भाटे आदि। इसके अतिरिक्त भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जल के भौतिक गुणधर्मों तथा ताप गतिकी की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों तथा नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से समुद्र विज्ञान में जल गतिकी के अनुप्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक समुद्र विज्ञान
भौतिक समुद्र विज्ञान संबंधी अभिनूतन अध्ययनों में महासागरों के ऊपर विस्तृत वायुमंडल का अध्ययन करने वाली शाखा को सागरीय मौसम विज्ञान कहा जाता है। समुद्र विज्ञान की इस विशिष्ट शाखा को विकसित करने का श्रेय संयुक्त राज्य के नौसेना के मारी को दिया जाता है। भौतिक समुद्र विज्ञान तथा सागरीय मौसम विज्ञान को पृथक करने वाली सीमा का निर्धारण करना सहज नहीं है, क्योंकि दोनों ही परस्पर संबद्ध हैं। इसके अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि नाविकों को महासागरों के ऊपर प्रचलित सामान्य मौसमी दशाओं की ही नहीं अपितु उन सब परिघटनाओं की जानकारी होनी आवश्यक है जो वायुमंडल तथा महासागर की पारस्परिक अंतर्क्रियाओं से वायुमंडल में उत्पन्न होती हैं। इसलिए सागरीय मौसम विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दाब, वायु तथा समुद्रों के तापमान, पवन तूफान, हरिकेन आदि के नियम तथा उनके मार्ग, महासागरीय धाराओं, हिम शिलाओं तथा मौसम चार्टों सभी का अध्ययन अभीष्ट है। चलिए देख लेते हैं। सागरीय जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जो जंतु विज्ञान की एक शाखा है। इस शाखा के अध्ययन की बहुत आर्थिक उपयोगिता है, क्योंकि संसार की बहुत बड़ी आबादी सागरीय भोजन का सेवन करती है। सागरों में पाए जाने वाले विस्तृत जीवन तथा सागरीय जल के गुणधर्मों के कारण होने वाले संचरण की दशाओं से सागरीय जीवन में होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन सागरीय जीव विज्ञान की विषय वस्तु है। विस्तार में सागरीय जीव विज्ञान के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: सागरीय जल का रासायनिक संगठन, सागरीय जीव पादप समूह, प्लैंकटन, तैरने वाले जीव तथा उनका वितरण, सागरीय पर्यावरण। उपर्युक्त आधार तथ्यों के अतिरिक्त समुद्र विज्ञान में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं: सागर तथा वायुमंडल के मध्य संबंध, महासागरीय नौ संचालन की समस्याएं एवं संभावनाएं, प्लैंकटन खाद्य पदार्थों के विकास की संभावनाएं, संसार के मत्स्य ग्रहण का विकास तथा संरक्षण एवं नए खाद्य संसाधनों की खोज तथा सागरों के भीतर आंतरिक शक्तियों के प्रभाव जानने के लिए भूभौतिकीय अनुसंधान। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आ जाता है, प्रवालों के विकास की उपयुक्त दशाओं की व्याख्या कीजिए। अंतःसागरीय रूपों में प्रवाल भित्तियां तथा एटॉल अपना अलग ही महत्व रखते हैं। इनका निर्माण सागरीय जीव, मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। कोरल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। एक स्थान पर असंख्य मूंगे एक साथ समूह में रहते हैं तथा अपने चारों ओर चूने की खोल बनाते हैं। मूंगा मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लग जाता है। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तर से दक्षिण 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे या यथोचित गहराई पर स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। प्रवाल मूंगा, कोरल जिसे बोलते हैं, जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता, अतः प्रवाल भित्ति सदैव या तो सागर तल के नीचे या सागर तल तक ही पाई जाती है। प्रवाल के विकास की दशाएं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए उच्च तापक्रम 20 से 21 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है। परंतु स्मरणीय है कि प्रवाल न तो अति उष्ण जल और न ही अति ठंडे जल में पनप पाते हैं। प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते हैं। 200 से 250 फीट से अधिक गहराई में प्रवाल मर जाते हैं, क्योंकि इसके बाद सूर्य प्रकाश प्रविष्ट नहीं हो पाता है और प्रवाल के लिए यथोचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। एम.एस. लैंड तथा जे.ई. हॉफमिस्टर के अनुसार प्रवाल 200 से 300 फीट गहराई तक पाए जाते हैं। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल अवसाद मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का मुख बंद हो जाता है और वह मर जाते हैं। स्मरणीय है कि जहाँ पर अवसाद का जल के साथ सम्मिश्रण नियमित रूप से होता रहता है, वहाँ पर प्रवाल का विकास हो जाता है, परंतु जहाँ पर अचानक अवसाद लाया जाता है और जल गंदला हो जाता है तो वहाँ प्रवाल मर जाते हैं। अत्यधिक सागरीय लवणता प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें चूने के कार्बोनेट की कमी होती है, जबकि चूना प्रवाल का प्रमुख भोजन है। प्रवाल के समुचित विकास के लिए औसत सागरीय लवणता 27% से 30% होनी चाहिए। पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक होता है। यही कारण है कि नदियों के मुहानों के पास प्रवाल कम पाए जाते हैं। सागरीय तरंगों तथा धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। यही कारण है कि बंद सागरों में कम प्रवाल पाए जाते हैं। लैगून में स्थल या प्रवाल भित्ति के बीच जीवित प्रवाल नहीं मिलते हैं, परंतु सागर की ओर इनका विकास तेजी से होता है। तरंगें तथा धाराएं प्रवाल भित्तियों के आकार निर्धारण में भी सहयोग करते हैं।
इनके द्वारा गोलाकार प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, जबकि प्रवाल भित्ति तथा स्थल के बीच स्थित गतिहीन सागरीय भाग में इनका आकार बाहर की ओर निकली लंबी लंबी शाखाओं के रूप में होता है। प्रवाल के विकास के लिए अंतः सागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, जिनके ऊपर प्रवाल अपना घरौंदा बनाते हैं। इन अंतः सागरीय चबूतरों की स्थिति सागर तल से ऊपर 50 फैदम 300 फीट तक होनी चाहिए। इन चबूतरों पर प्रवाल का विकास दो रूपों में होता है। प्रवाल ऊपर की ओर चढ़ते बढ़ते जाते हैं तथा यह विकास तब स्थगित होता है जब प्रवाल सागर तल के ऊपर हो जाते हैं। दूसरे रूप में प्रवाल बाहर की ओर विकसित होते हैं। प्रवाल भित्ति के प्रकार। महासागरों में मिलने वाली प्रवाल भित्तियों के दो रूपों में विभाजित किया जाता है और आकृति के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में रखा जाता है: तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति तथा वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटॉल। स्थिति के आधार पर प्रवाल भित्तियों को दो भागों में रखा जाता है: उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियां, सीमांत प्रदेशीय प्रवाल भित्तियां। तटीय प्रवाल भित्ति क्या है? महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका सागरवर्ती भाग खड़ा एवं तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि स्थलोन्मुख भाग मंद ढाल वाला होता है। ऊपरी सतह आसमान तथा ऊबड़ खाबड़ होती है। भित्ति यद्यपि स्थलीय भाग से सटी रहती है, परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटी लेगून का निर्माण हो जाता है, जिन्हें बोट चैनल कहा जाता है। प्रवाल भित्तियां प्रायः कम चौड़ी तथा संकरी होती हैं। जहां कहीं भी नदी सागर में गिरती है वहां तटीय प्रवाल भित्तियों का क्रम भंग हो जाता है। इस तरह की भित्तियां सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सहारे पाई जाती हैं। देखिए ये एक चित्र बना हुआ है, इसको समझ लेंगे आप। इसके बाद फिर तटीय प्रवाल भित्ति का चित्र है ये। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। अवरोधक प्रवाल भित्ति। सागरी तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर स्थित बृहदाकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ये सभी प्रकार की भित्तियों से लंबी, विस्तृत, चौड़ी तथा ऊंची होती है। इनका ढाल 45 डिग्री तक होता है, परंतु कुछ का ढाल 15 से 25 डिग्री तक होता है। तट तथा इनके बीच विस्तृत किंतु छिछली लैगून का आविर्भाव हो जाता है। अवरोधक भित्तियां लगातार अविच्छिन्न रूप में ही नहीं मिलती, वरन स्थान स्थान पर ये टूटी होती हैं, जिस कारण लैगून का संबंध खुले सागर से बना रहता है। इन अंतरालों को ज्वारीय प्रवेश मार्ग कहते हैं, टाइडल इनलेट, जिनसे होकर जलयान भी आ जाते हैं। इन भित्तियों का आधार अधिक गहराई में मिलता है। कभी कभी तो आधार इतना गहरा होता है कि प्रवाल विकास की सीमा 300 फीट से भी अधिक हो जाती है। यह गहराई अवरोधक प्रवाल भित्तियों के सामने या एक विकट समस्या पैदा कर देती है। इनके समाधान के विषय में बताया जाता है कि अवरोधक प्रवाल भित्तियों के बन जाने के बाद उनके आधार में अवतलन हुआ होगा। विश्व की सर्वप्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य 1200 मील की लंबाई में पाई जाती है। इसका उत्तरी सिरा तट से 80 मील तथा दक्षिणी सिरा 7 मील दूर है। इस तरह प्रवाल भित्ति की तट से दूरी 20 से 30 मील के बीच पाई जाती है। तट तथा भित्ति के बीच स्थित लैगून की गहराई 40 फैदम तथा चौड़ाई 7 से 80 मील है। जगह जगह पर भित्ति टूटी है, जिस कारण लैगून का संबंध खुले प्रशांत महासागर से हो गया है। सागर तल, लैगून और स्थल, ये सब देख लीजिए, चित्र बना हुआ। फिर चलते हैं आगे। प्रवाल भित्ति या एटॉल। घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है। इसकी स्थिति प्राय द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है, परंतु इसका कोई न कोई खुला अवश्य रहता है। इसके बीच लैगून होती है, जिसकी गहराई 40 से 70 फैदम 240 से 420 फीट तक होती है। इसकी ऊपरी सतह पर ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। एटॉल प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं पहले, ये एटॉल का चित्र है, ये भी देख लीजिए, सागर तल। ठीक है, उसके बाद 3 प्रकार के एटॉल पाए जाते हैं, कौन कौन देखते हैं। वे एटॉल जिनके बीच में द्वीप नहीं पाया जाता, केवल प्रवाल की वलयाकार श्रेणी ही पाई जाती है। वे एटॉल जिनके मध्य द्वीप पाया जाता है, तथा वे एटॉल जिनके मध्य में पहले से द्वीप द्वीप ना सॉरी वे तीसरा क्या है, वे एटॉल जिनके मध्य में पहले से द्वीप तो नहीं रहता, परंतु बाद में सागरी तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा उनके ऊपर द्वीप जैसा बन जाता है। इन्हें प्रवाल द्वीप या एटॉल द्वीप कहा जाता है। एटॉल एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिकता से पाए जाते हैं। फुराफूटी एटॉल एक प्रसिद्ध एटॉल है। थोड़ी देर रुकते हैं।
प्रश्न संख्या 3, हिंद महासागर के अंतःभू आकारकी की विवेचना कीजिए। हिंद महासागर के अंतःभू आकारकी निम्नलिखित प्रकार की हैं। हिंद महासागर के नितल के मध्य में अनेक श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनसे यह महासागर 3 स्पष्ट भागों में विभक्त हो गया है। पहला अफ्रीका वाला भाग, दूसरा ऑस्ट्रेलियाई भाग, तीसरा अंटार्कटिका वाला भाग। इनमें से प्रत्येक भाग श्रेणियों एवं अंतः समुद्री पर्वतमालाओं के द्वारा अनेक बेसिनों में बट गया है, जैसे कोमोरो तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया बेसिन, जिसका विस्तार 320 किलोमीटर तक है। दक्षिणी भारतीय बेसिन तथा ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिका बेसिन का विस्तार लगभग 9,000 किलोमीटर तक है। अरब बेसिन चारों ओर से श्रेणियों द्वारा घिरा हुआ है। हिंद महासागर की श्रेणियों में ईस्ट इंडियन रिज लगभग 4,000 किलोमीटर लंबी तथा सीधी है। इसका सन 1962 में पता लगा। दक्षिण में यह श्रेणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन श्रेणी से मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के समीप से अंतः समुद्री श्रेणियां निकलकर दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। दक्षिण में करगवेलन का विस्तृत पठार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। अनेक श्रेणियों के समीप इस महासागर के नितल पर अनेक खाइयां पाई जाती हैं, जिनमें ईस्ट इंडियन, चागोस, अमीरांते खाइयां विशेष उल्लेखनीय हैं। अन्य श्रेणियों में मेडागास्कर, सेशेल्स, मॉरिशस, अगुल्हास, करगुएलेन तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन श्रेणियां महत्वपूर्ण है, जो चित्र में द्रष्टव्य हैं। देख चुके हैं चित्र। ज्ञातव्य है कि महासागरीय श्रेणियों को अनेक भ्रंश क्षेत्र काटते हैं, जिनमें से कुछ बड़े विशाल हैं। ओवेन भ्रंश क्षेत्र का विस्तार अरब तथा सोमाली बेसिनों के नितल पर काफी दूर तक है। महासागरीय गर्तें, इस महासागर के नितल का आधे से अधिक भाग 4,000 से 6,000 मीटर की गहराई पर सपाट मैदानों के रूप में है। यहाँ अन्य महासागरों जैसे अत्यधिक गहरे गर्तों का प्रायः अभाव है। जावा के निकट स्थित सुंडा गर्त एक अपवाद है। इस गर्त की गहराई 7,450 मीटर नापी गई, जो कि चित्र में द्रष्टव्य है। हिंद महासागर के द्वीप, अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में द्वीपों की संख्या बहुत कम है। कुछ बड़े द्वीपों को महाद्वीपों का ही टुकड़ा माना जाता है। ऐसे द्वीपों में मेडागास्कर एवं श्रीलंका मुख्य हैं। गार्डाफुई अंतरीप से थोड़ी दूर स्थित सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो आदि छोटे द्वीप भी इसी श्रेणी में आते हैं। सेशेल्स द्वीप, पहले ये चित्र देख लेते हैं। क्या है? महासागरों के नितल पर स्थित कटक एवं खाइयां हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। सेशेल्स द्वीप के आगे क्या था? सेशेल्स द्वीप भी महाद्वीप का एक टुकड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप पुंज, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अराकानियोमा की बाहरी श्रेणियों पर स्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे छोटे द्वीप हैं जो अंतः समुद्री श्रेणियों के ही जल के बाहर निकले हुए भागों पर स्थित हैं, जैसे लक्षद्वीप तथा मालदीव तथा मध्य महासागरीय श्रेणी स्थित दक्षिणी हिंद महासागर के अन्य छोटे द्वीप। ज्वालामुखी निर्मित अन्य द्वीपों में क्रोजेट द्वीप, प्रिंस एडवर्ड तथा न्यू एम्स्टर्डम तथा संतपाल आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस महासागर के अयनवर्ती क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप मिलते हैं, जिनमें लक्षद्वीप एवं मालदीव द्वीपपुंज, अमीरांते, फर्कुहर, कोकोस तथा चागोस द्वीप समूह विशेष महत्वपूर्ण हैं। प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए ज्वालामुखी निर्मित द्वीपों में मस्कारनेस, कोमोरो तथा अन्य छोटे द्वीप महत्वपूर्ण हैं। छोटे छोटे द्वीप। हिंद महासागर के पूर्वी भाग का नितल सर्वत्र गहरा है, जिससे इस भाग में द्वीपों का प्रायः अभाव है। कोकोस द्वीप समूह तथा क्रिसमस द्वीप समूह इसके अपवाद हैं। मेडागास्कर के पूर्व स्थित मॉरिशस तथा रीयूनियन द्वीप तीव्र ढाल वाले ज्वालामुखी शंकु हैं। प्रश्न संख्या 4 है, समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करते हुए अटलांटिक महासागर की धाराओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक। धाराओं की दिशा में परिवर्तन वाले कारक निम्नलिखित हैं। तट का आकार तथा तट की दिशा,
जब महासागरीय धाराओं के बहने की दिशा के लंबवत महाद्वीपीय तटों की स्थिति मिलती है तो धाराएं तटों से टकरा कर उन तटों का अनुसरण करते हुए अपनी दिशा तय करती हैं। अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखीय धारा ब्राजील के तट से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा मैक्सिको की खाड़ी की ओर चली जाती है तथा दूसरी शाखा ब्राजील तट के समानांतर ब्राजील धारा के नाम से दक्षिण की ओर चली जाती है। तलीय आकृतियाँ। महासागरों की तली का भी धाराओं की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। जब धाराओं के बहने की दिशा में किसी कटक की उपस्थिति होती है तो धाराएं उत्तरी गोलार्ध में कुछ दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। जैसे उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जब मध्य अटलांटिक कटक को पार करती है तो वह कुछ दाहिनी दिशा में मुड़ जाती है। मौसमी परिवर्तन हिंद महासागर का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस हिंद मौसमी परिवर्तन में हिंद महासागर इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हिंद महासागर की उत्तरी धाराएं मौसमी हवाओं के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। यहाँ पर 6 माह उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के कारण उत्तरी पूर्वी धारा तथा शेष 6 महीने दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण दक्षिणी पश्चिमी धारा उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है जिसके कारण वह जल जो इस दिशा के अनुसरण के साथ मुख्यतः भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर प्रति विषुवतीय रेखा धारा की उत्पत्ति करता है जबकि शेष जल विषुवत रेखा के दोनों ओर का जल इस परिभ्रमण के विपरीत अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा की ओर गति कर उत्तरी तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं को जन्म देता है तथा यह धाराएं भी पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित धाराओं का प्रवाह पाया जाता है जैसे उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। यह धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर व्यापारिक हवाओं के प्रवाह के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होकर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट तक जाती है जहां पूर्वी तट के अवरोध के कारण इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं जिन्हें एंटीलीज धारा तथा कैरेबियन धारा के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन धारा ही मुख्य धारा का जल लेकर युकाटन चैनल तक जाती है जबकि एंटीलीज धारा पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होती है। यह 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक विकसित की रहती है। यह एक गर्म जलधारा है। दूसरा है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। यह धारा 0 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विकसित मिलती है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर व्यापारिक पवनों के साथ दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील तट तक चलती है जहां यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर में कैरेबियन धारा से मिल जाती है तथा दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर ब्राजील धारा को जन्म देती है। यह एक गर्म जलधारा है। प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। यह धारा पृथ्वी का परिभ्रमण गति के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। यह दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से भूमध्य रेखा के सहारे अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच जाती है। यह भी गर्म जलधारा है। यही धारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जन्म देती है। गल्फ स्ट्रीम। यह गर्म धारा मैक्सिको की खाड़ी से ग्रांड बैंक तक 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक विस्तृत मिलती है। यह फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से हेटरस अंतरिक्ष होती हुई उत्तरी अमेरिका के तट के सहारे ग्रांड बैंक तक चली जाती है। इस धारा की खोज सर्वप्रथम पोंस डी लियोन द्वारा सन 1513 में की गई थी। इस धारा के दाहिनी ओर सारगैसो सागर तथा बाईं ओर ठंडी दीवार या ठंडी जलराशि मिलती है। यह उत्तरी विषुवत रेखा के ही आगे का भाग होती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर लेब्राडोर की ठंडी धारा का जल इससे आकर मिल जाता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यह गर्म जल धारा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर उत्तरी पछुआ हवाओं का प्रवाह गल्फ स्ट्रीम पर पड़ता है तो यह अचानक पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ग्रांड बैंक से उत्तरी पश्चिमी यूरोप तक जाने वाली इस जलराशि को उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। कनारी की धारा। यह एक ठंडी धारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से कनारी द्वीप को पार कर केप कॉड तक चली जाती है तथा अंत में उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा में मिल जाती है। यह धारा व्यापारिक हवाओं के द्वारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जल के हटाए जाने के कारण उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सागर का आंतरिक ठंडा जल लेकर प्रकट होती है। लेब्राडोर की धारा। यह ठंडी जलधारा बेफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू मध्य से प्रारंभ होकर न्यूफाउंडलैंड तट के सहारे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा से मिल जाती है।
इसी स्थान को ग्रांड बैंक कहते हैं। यह गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के मिलने पर घना कोहरा पड़ता है तथा लेब्राडोर की धारा के साथ आए प्लैंटन जीवों की प्रचुरता के कारण बहुत मछलियां विकसित हो जाती हैं। अतः यह मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र बन जाता है, परंतु कोहरा होने के कारण जलयानों को अपार क्षति उठानी पड़ती है। ब्राज़ील की धारा। यह एक गर्म धारा है जो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा के ब्राज़ील तट से टकराने से उत्पन्न होती है। यहाँ से यह जलधारा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक दक्षिणी अमेरिका के तट के सहारे चलती चली जाती है, जहाँ से दक्षिणी पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाने के कारण पूरब की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह को जन्म देती है, जो अबाध गति से प्रवाहित होकर अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट तक चली जाती है। यह एक ठंडी जलधारा है। बेंगुला की धारा। यह एक ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के दक्षिणी भाग से पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होकर दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है। फॉकलैंड की धारा। अंटार्कटिका सागर का ठंडा जल अर्जेंटीना तक चला जाता है, जिसे फॉकलैंड की धारा के नाम से जाना जाता है। यह 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक पहुंचकर ब्राज़ील की धारा में मिल जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट को परिभाषित करते हुए इसका मानव के लिए क्या महत्व है, विवेचन कीजिए। परिभाषा। महाद्वीपों के किनारे जो समुद्र के जल में डूबे रहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट कहे जाते हैं। महासागरों के नितल का यह भाग समुद्र तल से 120 से 180 मीटर तक की गहराई तक फैला होता है तथा इसका ढाल बहुत कम होता है। साधारण तौर पर मग्न तटों का अंतिम भाग समुद्र में 100 फैदम या 1 फैदम में 6 फीट होते हैं की गहराई पर पाया जाता है। ठीक है, 600 फीट। किंतु वास्तव में मग्न तटों के किनारे पर समुद्र की गहराई भिन्न भिन्न होती है। सेफर्ड के अनुसार मग्न तटों के किनारे पर जल की औसत गहराई 72 फैदम होती है, किंतु कहीं कहीं जल की गहराई 250 से 250 फैदम तक नापी गई है। इस भाग के अंत में ढाल आकस्मिक रूप से प्रपाती हो जाता है और समुद्र की गहराई में वृद्धि हो जाती है। महाद्वीपीय मग्न तटों का औसत ढाल 0.2% अथवा 1% होता है, किंतु तट की प्रकृति तथा उससे संलग्न महाद्वीपीय चबूतरे की बनावट में विभिन्नता के फलस्वरूप ढाल में अंतर पाया जाना स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ, जिन क्षेत्रों में समुद्र तट पर पर्वत अथवा पठार होते हैं, वहां मग्न तटों का ढाल अपेक्षाकृत अधिक होता है। कोसिना की गणना के अनुसार महाद्वीपीय मग्न तटों का औसत ढाल 2 फैदम प्रति मील होता है। यद्यपि मग्न तट समुद्र तट की ओर ढलुआ होते हैं, किंतु इनके ढाल क्रमिक नहीं होते। इसका कारण यह है कि इस भाग में अनेक देवी वेदिकाएं, कटक पहाड़ियां तथा गर्त पाए जाते हैं। कहीं कहीं मग्न तटों पर अंतः सागरीय कैनियन अथवा गंभीर खड्ड भी पाए जाते हैं। हिम द्वारा अपर्दित तटों पर मग्न तटों के उच्चावच में बड़ी विषमता पाई जाती है। हिम युग में समुद्र का तल नीचा होने के कारण इस भाग का हिमनदन होने से यहाँ का नितल उबड़-खाबड़ हो जाता है हो गया है। महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई में बड़ी असमानता पाई जाती है। जहाँ समुद्रों के किनारों तक महाद्वीपों के मैदानी भागों का प्रसार है, वहाँ मग्न तटों की चौड़ाई अधिक होती है। इसके विपरीत जहाँ समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्र पर्वतीय अथवा पठारी हैं, वहाँ इनकी चौड़ाई बहुत कम होती जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मग्न तटों की चौड़ाई तटवर्ती क्षेत्रों के उच्चावच पर निर्भर करती है। महाद्वीपीय मग्न तटों की औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर मानी गई है, किंतु वास्तव में इनकी चौड़ाई 0 से 1280 किलोमीटर तक पाई जाती है। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा हडसन की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों के पास मग्न तटों की चौड़ाई 480 किलोमीटर तक है, जबकि प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पर्वतों की श्रृंखला के कारण चौड़ाई 0 के बराबर हो गई है। इसी प्रकार आयरलैंड के तट के निकट महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई 80 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक है।
साइबेरिया के तटवर्ती क्षेत्रों के निकट मग्न तटों की चौड़ाई 1280 किलोमीटर तक पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि अधिक चौड़े मग्न तटों का ढाल सबसे कम होता है। आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर इनका ढाल 1 डिग्री से कम है। मग्न तटों का ढाल कहीं भी 2 डिग्री या 3 डिग्री से अधिक नहीं होता। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वतमाला की उपस्थिति के कारण मग्न तटों की चौड़ाई अधिक से अधिक 16 किलोमीटर है। दूसरी ओर पूर्वी द्वीप समूह के मग्न तटों की चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर तक पाई जाती है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी बड़ी नदियों के मुहाने के निकट मग्न तट अधिक चौड़े होते हैं। बंगाल की खाड़ी अथवा श्याम की खाड़ी के मग्न तट इसके उदाहरण हैं। महासागरों तथा समुद्रों के कुल क्षेत्रफल के 7.6% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। किंतु विभिन्न महासागरों में उनके क्षेत्रफल के कितने भाग में मग्न तट पाए जाते हैं, इसका विवरण निम्नांकित है। अटलांटिक महासागर 13.3%, प्रशांत महासागर 5.7%, हिंद महासागर 4.2%। वेगेनर के गणनानुसार महाद्वीपीय मग्न तटों का कुल क्षेत्रफल 30.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि केजल के अनुसार इसका क्षेत्रफल 29.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मग्न तटों का मानव के लिए महत्व। मग्न तटों का मानव के लिए महत्व निम्नलिखित है। स्मरणीय है कि महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। इन तटों पर समुद्र का छिछला जल होता है, जिससे प्रकाश इसके तल तक प्रवेश कर जाता है। इसके अतिरिक्त महाद्वीपों से अनेक प्रकार के पोषक तत्व नदियों द्वारा बहाकर यहाँ लाए जाते हैं। इन कारणों से इस क्षेत्र में वनस्पतियों तथा समुद्री जीवों के विकसित होने का पूरा अवसर मिलता है। इसलिए महाद्वीपीय मग्न तटों के उथले जल से मछलियों की भारी मात्रा उपलब्ध होती है, जिससे भारत के पूर्वी घाट पर बंगाल, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी एवं पश्चिमी तट पर केरल, मुंबई, गुजरात के तटीय भागों में भारी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। अब यहाँ से अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सारे मित्रगण को बता देंगे कि अवध सीरीज जियोग्राफी 3rd सेमेस्टर की यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है। तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, मतलब एक रीडिंग है जो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको 2-3 बार ज़रूर देखनी है, ताकि आपको पूरा सिलेबस या पूरा पाठ याद हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।